हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 4 है आपका इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, उसका पार्ट 4 आज हम करेंगे। तो पहले एक दो पार्ट में हमने देखा था इंपॉर्टेंट जो थे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है ना, उसके तहत कितने सेक्टर्स आते हैं, फिर उसको हम कितना परसेंटेज दे सकते हैं, ये पूरा हमने पार्ट 2 और 3 में देख लिया है। अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि एमएसएमईज के बारे में डिटेल में देखेंगे। एमएसएमईज का लॉन्ग फॉर्म होता है आपका माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे बिजनेसेस लगे हुए हैं हमारे इंडिया में, उनको यहाँ पे कैसे प्रमोट किया जाएगा, उनको यहाँ पे कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, इसके बारे में अब हम इस चैप्टर में इस पार्ट में देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि माइक्रो एंटरप्राइज। तो माइक्रो एंटरप्राइज में आपको आपकी कंपनी को लाने के लिए इस कैटेगरी में आपको क्या कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो माइक्रो एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट does not exceed rupees 2.5 करोड़ एंड टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड रुपीज 10 करोड़। तो बोल रहे हैं कि ऐसी कंपनी जिसकी इन्वेस्टमेंट जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, बिल्डिंग बना रखी है, प्लांट लगा रखे हैं, मशीनरी बड़ी बड़ी लगाई हुई है, इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, तो इन सबको लगाने में उसको 2.5 करोड़ का खर्चा आया है, उससे ज्यादा नहीं। और टर्न ओवर उसका कितना है? 10 करोड़। टर्न ओवर का मतलब होता है कि आपने टोटल कितने रुपए के प्रोडक्ट्स या गुड्स चीजें बना के बेची। मान लीजिए आपको कोई चीज बनाने में अगर 100 रुपए 50 रुपए खर्चा आता है और आपने उसको बेचा 80 रुपए में, तो आपका टर्न ओवर हो जाएगा 80 रुपए। आपका प्रॉफिट यहाँ पे नहीं लेना है, हमको पूरा खर्चा सब एक साथ लेंगे। हाँ, खर्चा हमें माइनस नहीं करना है, खर्चा पकड़ के जितने भी पैसे आते हैं हमारे पास चीजें बेच के, उसको हम बोलेंगे टर्नओवर। टर्नओवर जिसको बोलते हैं टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। तो अगर माइक्रो एंटरप्राइज में आपको डालना है माइक्रो कैटेगरी में, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी 2.5 करोड़ से कम होनी चाहिए और टर्नओवर भी 10 करोड़ से कम होना चाहिए। वैसे ही अगर हम देखेंगे स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, तो स्मॉल एंटरप्राइज को ये कैटेगरी में लाने के लिए आपकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड रुपीज 25 करोड़ एंड टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड रुपीज 100 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और टर्न ओवर भी आपका 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बात मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये जो वैल्यूज मैंने ली है ना, ये मैंने आरबीआई की सर्कुलर से ली है। तो अगर आप मैकमिलन की पुरानी बुक देख रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको पुरानी वैल्यूज मिल जाएगी। तो आपको जब एग्जाम में यही वैल्यू लिखनी है अपडेटेड, जो आरबीआई की सर्कुलर में है अभी, ये 2025 में चेंज हुई थी, तो आपको इसी को लिखना है। फिर मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए मशीनरी में, डज नॉट एक्सीड रुपीज 125 करोड़ एंड टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड रुपीज 500 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट आपकी 125 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और टर्न ओवर भी आपका 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये होता है मीडियम एंटरप्राइज का क्राइटेरिया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स यहाँ पे, कि मान लीजिए अगर आपकी कंपनी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 24 करोड़ है। अगर 24 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, 24 करोड़, और उसका टर्नओवर मान लीजिए 101 करोड़ है, तो ये स्मॉल एंटरप्राइज कैटेगरी में नहीं आएगी। किसी भी कैटेगरी में डालने के लिए आपकी कंपनी को ये दोनों टर्म्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को भी और टर्नओवर को भी। दोनों को साथ में कंसिडर करके फिर इसको हम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज कैटेगरी में डालेंगे। फिर बोल रखा है यहाँ पे कि जो हम ये तो सबको पता है कि किसी भी एंटरप्राइज को अगर बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे पहले उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको लाना पड़ता है, तब जाके वो अपना बिजनेस यहाँ पे खोल सकता है। ये गवर्नमेंट पोर्टल है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अभी मैकमिलन की बुक में ना आपको ये वैल्यूज मिली कि ये पुरानी है, ये ओल्ड लिमिट है, इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। आप एग्जाम में जो हमने ऊपर ये वैल्यूज लिखेंगे आप न्यू लिमिट की ना। ये फ्रेंड्स याद रखिए। ये थोड़ा सा याद रखने में अगर आपको डिफिकल्टी लगती है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसको रिवाइज करते हुए जब भी आपको टाइम मिलेगा इसको रिवाइज करिए, याद रखने में आसानी होगी। तो आगे देखते हैं। बोल रहे हैं कि जो अभी एमएसएमईज की नई डेफिनेशन है ना, द न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज विल मेक इट इजियर फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू एक्सपांड एंड फ्लरिश। जो नई है यहाँ पे डेफिनेशन चेंज की हुई है हमारी सरकार ने, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो लघु उद्योग है हमारे, जो छोटे छोटे बिजनेसेस है, उनको यहाँ पे बढ़ावा मिला, उनको यहाँ पे बड़ा होने में मदद मिली। द रिजल्टिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बूस्ट प्रोडक्टिविटी विदाउट डिप्राइविंग एमएसएमईज ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स सच एज मार्केट सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, preferential procurement in the public sector and incentives through the micro MSc CDP
पीएमएजीपी एंड स्फूर्ति, ये आगे है हमारा इन डिटेल में, इनको वहीं पे देखेंगे, हम लॉन्ग फॉर्म में देखेंगे। एज वेल एज इनेबलिंग ऑफ आईटी इकोसिस्टम, लाइन बड़ा है, सिंपल सा मतलब इसका यही है कि इन सब चेंजेस की वजह से, जो डेफिनेशन में चेंज आई हमारी सरकार ने, उसकी वजह से क्या हुआ ना, जो रिजल्टिंग इकोनॉमीज है, जो जो चेंज हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था में, उसकी वजह से क्या हुआ कि एमएसएमई का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, प्रोडक्शन लेवल उनका बढ़ गया। उसके साथ साथ जो पहले उनको बेनिफिट मिलते थे सरकार की तरफ से, जो भी पॉलिसीज उनके लिए लाया करती थी, उसके भी बेनिफिट यहाँ पे उनको मिल गए। तो किस किस फॉर्म में उनको यहाँ पे फायदा मिला सरकार की पॉलिसीज का? तो मार्केट सपोर्ट, मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उनको काफी अच्छा सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाई जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट तक एक्सपांड कर पाए। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट के लिए आपको ऐसी ऐसी मदद दी गई कि आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ गई। प्रेफरेंशियल प्रोक्योरमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, आपकी जो प्रोडक्ट्स है, आपने जो चीजें बनाई हुई है, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है ताकि आपको यहाँ पे एक्सपांड होने में मदद मिले। फिर इंसेंटिव थ्रू दी, इंसेंटिव्स है ना, एमएसएमई को इंसेंटिव भी दिया गया है, लेकिन पैसे के फॉर्म में नहीं, उनको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग स्कीम्स उनके लिए बनाई गई ताकि उनको टैक्स में कंसेशन मिले, उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लेवीज में कंसेशन मिले। जैसे कि इंसेंटिव्स किस फॉर्म में दिए गए ना, स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया लिया गया है और उसके तहत जितने भी एमएसएमई आते हैं उनको यहाँ पे डेवलप किया गया, बढ़ावा दिया गया। फिर आता है पीएमईजीपी। तो पीएमईजीपी के तहत फ्रेंड्स क्या होता है, आपको एक बिजनेस लोन मिलता है 50 लाख तक का, साथ ही साथ उसमें एक गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिलती है 35% तक की, है ना, मैक्सिमम 35% तक की यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी आपको मिलती है। और स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति, नाम से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको स्फूर्ति, आप थक चुके हो लेकिन आपको थोड़ा सपोर्ट दिया गया है तो आप फिर से खड़े हो गए, है ना। जो पुराने बिजनेसेस है जो ठप हो चुके हैं उनको यहाँ पे थोड़ा बढ़ावा मिल गया। और आईटी इकोसिस्टम्स है ना, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ये चाहती है कि सभी जो है ना, वो एमएसएमई जो है वो आईटी इंडस्ट्री टेक्निकली अपग्रेड हो, है ना, अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड करे। The launch of the new Udyam registration portal in July 2020 is one of the recent efforts made by the government to boost the ease of doing businesses for the MSMEs। तो जुलाई 2020 में हमारी गवर्नमेंट ने क्या लाया, एक नया पोर्टल लाया, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, कि जिसके तहत क्या कर सकते हैं हमारे एमएसएमई, इस पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर यहाँ पे कर सकती है। The registration procurement is entirely online. The registration procedure is entirely online, digital and paperless and it is based on self declaration। तो बोल रहे हैं कि जो आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन कराने की प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है, ऑनलाइन है, डिजिटल है, आपको कोई भी पेपर ले जाने की जरूरत नहीं है, एंड बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन, आपको बस सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि मेरा नाम ये है, पता ये है, मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड, ये बेसिक डिटेल्स आपको वहाँ पे देनी है। देर आर नो डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ नेसेसरी टू बी सप्लाइड वाइल रजिस्टरिंग एज अ माइक्रो स्मॉल और मीडियम फर्म। तो जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पे अपने आप को रजिस्टर कराएंगे तब आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई दुकान है तो आपको कोई प्रूफ नहीं देना है, कोई सबूत नहीं देना है कि देखो ये कागज है, ये जमीन का जो मेरे नाम पे है, ये दुकान जो मेरे नाम पे है, ये मेरी जमीन है, ये मेरा दुकान है। ऐसा कोई भी कागज आपको नहीं लेके जाना है, आपको बस चाहिए सेल्फ डिक्लेरेशन। मतलब ईज ऑफ डूइंग, है ना, आपके लिए कितना गवर्नमेंट ने यहाँ पे इजीली प्रोसेस कर रखी है ताकि आपके बिजनेसेस को बढ़ावा मिले और उसके साथ साथ हमारे इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिले। फिर बोल रहे हैं कि एमएसएमईज का हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि ये जनरेशन, ये क्या है ना, एक्चुअली सबसे ज्यादा लोग है ना इस सेक्टर में काम करते हैं। एग्रीकल्चर की बात है, सबसे पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, उसके बाद आता है हमारा एमएसएमईज। तो अगर एमएसएमईज को हम लोग बढ़ावा देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलेगा। The MSME sector's great feature is its employment potential, है ना, उस एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करने की क्षमता होती है इस सेक्टर में हमारे। SME, small and medium enterprises account for around 90% of businesses and more than 50% of employment globally। तो बोल रहे हैं कि जो एसएमई सेक्टर होते हैं हमारे, ऐसे बिजनेसेस होते हैं, ये क्या करते हैं ना, 50%, तो पूरे विश्व में जितनी भी नौकरियां होती है, नौकरियां क्रिएट होती है, उसमें से 50% हमारा एसएमई देता है क्रिएट करके। और जितने भी बिजनेसेस है ना, बड़े बिजनेसेस नहीं है, छोटे बिजनेसेस, वो कितने हैं, विश्व के 90% बिजनेसेस जो है वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है। तो देखिए अगर इनको हम लोग बढ़ावा देंगे तो कितना हमारा इकोनॉमी है, जो देश है, जो आगे बढ़ेगा। द सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन, हाँ, तो एमएसएमई सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, वो जॉब क्रिएट करके देता है, इनोवेशन, नई नई इनोवेशन करता है, नई नई टेक्नोलॉजीज लाता है, एंटरप्रेन्योरशिप,
तो बिजनेसेस को यहाँ पे बढ़ावा देता है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है। वो चाहता है कि लोग जो है वो बिजनेसमैन बने। एंड सप्लाई चेन इज क्रिटिकल, और सप्लाई चेन में सपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल करके देता है, प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल करके देता है। इसीलिए इस सेक्टर को क्या बोलते हैं, इट इज रिगार्डेड एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आगे का पॉइंट है हमारा एमएसएमई प्रेजेंट स्टेटस इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में एमएसएमई का क्या स्टेटस रहा है? The MSME have been contributing significantly to the expansion of entrepreneurial endeavors through businesses innovations। तो एमएसएमई क्या है हमारा, जो हमारे भारत में जो बिजनेस बढ़ रहे हैं ना, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, जो हमारी सरकार ने इनको इतनी आसानी दे रखी है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एमएसएमई ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया और हमारे देश में बिजनेसेस बढ़ गए हैं। The MSMEs are widening their domain across sectors of the economy, producing diverse range of products and services to meet the demands of domestic as well as the global markets। तो हमारी एमएसएमईज ने अपने आप को इतना वाइडन कर रखा है, इतना बढ़ा रखा है, इतनी इतनी नई टेक्नोलॉजी से यहाँ पे ढूंढ के लाए हैं कि क्या हो ना, वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी सबको यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं, और साथ ही साथ हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका बहुत बड़ा हाथ है कि ये कितने जॉब्स क्रिएट करता है ना, ये 11.10 करोड़ जॉब्स यहाँ पे हमें पैदा करके देता है। तो उसमें से अगर हम लोग उसको डिवाइड कर दे तो 360.41 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग, 0.07 लाख इन नॉन कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, 387.18 लाख इन ट्रेड एंड 362.82 लाख इन अदर सर्विसेज। ये फिगर्स आपसे नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है, बार बार चेंज होती रहती है। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि ये कितने नंबर पे आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। तो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका एग्रीकल्चर। फिर ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एमएसएमई का क्या रोल है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं ये जो लाइन होती है ना, जैसे कि रूरल एंड अर्बन एरियाज अक्रॉस द कंट्री, या इट प्रमोट्स द इनोवेशन, या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ऐसे लाइन्स को मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ क्योंकि रिपीट हो रही है, मीनिंग एक ही है, बस यहाँ पे उन्होंने थोड़े से वर्ड बदल दिए हैं। तो हम जितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो देखेंगे। ट्रेड में, इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में एमएसएमई का क्या रोल है? एमएसएमई शेयर इन एक्सपोर्ट्स assumes significance as the government has been targeting $1 trillion इन एक्सपोर्ट्स बाय फाइनेंशियल ईयर 2027। तो बोल रहे हैं कि एमएसएमई का हमारा एक्सपोर्ट में इतना बड़ा रोल है कि जिसके चलते गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, 2027 आते आते हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कितना बढ़ेंगे, हम कितना कराएंगे, $1 ट्रिलियन। क्यों क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हमारी एमएसएमई इतनी अच्छी है कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा परफॉर्म करेगी। In accordance with the target, the government had added capacity building of first-time MSME exporters scheme to enhance the quality of MSME products globally and increase the export। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्कीम लाई जिसका नाम है CBFTE, है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर्स। अब इस स्कीम क्या होता है, इस स्कीम के तहत क्या करती है गवर्नमेंट ने, एमएसएमई को सपोर्ट दिया ताकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बना के इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके। तो अगर इसको शॉर्ट में हम लोग समझना चाहेंगे तो क्या है ना कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस है, उद्योग है, जो कि उनके क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो क्वालिटी उत्पाद होते हैं, उसे दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट में पहुंचाना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में। अब इन उद्यमियों को निर्यात करने के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमारी जो सरकार है ना, वो ये स्कीम लेके आई थी, सीबीटीएफ सीबी सॉरी सीबीएफटी सीबीएफटी, ये स्कीम लेके आई थी। और हमारे एमएसएमईज क्या करते हैं ना, जो छोटे छोटे हमारे एमएसएमईज है, वो इस योजना के जरिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ यहाँ पे आसानी से जुड़ सकते हैं, जहाँ से उन्हें अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए दुनिया के बाजारों की जानकारी मिलेगी, उन्हें बेचने में मदद मिलेगी। और उसके साथ साथ इस योजना से जुड़ने के बाद हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनको लोन मिलना भी यहाँ पे आसान हो जाएगा। बहुत सारे एंड टू एंड सर्विस आप बोल सकते हैं इसको, कि आपको क्वालिटी टेस्टिंग मिल जाएंगी, एक्सपोर्ट करने के लिए भी हेल्प मिल जाएंगे। बहुत एंड टू एंड नहीं बोल सकते ना, एंड टू एंड नहीं, कि आपको अगर आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना है तो इसके उसके लिए यहाँ पे पूरी हेल्प आपको मिलेगी। स्कीम आप लोग फ्रेंड्स याद रखिए, स्कीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमएसएमई सेक्टर ऐसा है ना कि हर बार नई नई कुछ स्कीम आती रहती है और इम्पोर्टेंट है स्कीम आपके लिए। तो अगला टॉपिक है हमारा एमएसएमई सेक्टर
ने किस तरीके से हमारे देश को मदद की है। तो बोल रहे हैं कि पहला, एमएसएमई सेक्टर हैज हेल्प द कंट्री टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट है हाई कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, एमएसएमई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा हमारा देश में। सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अर्निंग्स, तो इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक्सपोर्ट करके हमारा ये एक्सपोर्ट अर्निंग जो है वो बढ़ा रहा है। लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, एमएसएमईज खड़ी करने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जैसे कि कोविड में क्या हुआ था कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ठप हो, जो बिजनेस ठप हो चुके थे, बंद हो चुके थे, वो भी फिर से चालू हो गए। फ्लेक्सिबल है वो, जहाँ पे कुछ भी चेंजेस होते हैं अगर उनके स्ट्रक्चर में, तो वो इजीली अडेप्ट करके वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लोकेशन वाइज मोबिलिटी, अगर लोकेशन चेंज भी होता है तो अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। लो इंटेंसिव इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट भी उनको ज़्यादा खर्चा नहीं आता है क्योंकि इम्पोर्ट लेवीज में उनको कंसेशन दिया है। कैपेसिटीज टू डेवलप अप्रोप्रिएट इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज, तो उनमें इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि वो अपनी इंडिजिनियस अपनी घरेलू टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन सबसे महत्वपूर्ण लगता है मुझे तो, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, क्योंकि हर बार क्या होता है ना, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है हमारे भारत में, उनको रॉ मटेरियल हमेशा दूसरे देशों से इम्पोर्ट कराना पड़ता था। अब अगर हमारी एमएसएमईज उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे इजीली इम्प्लीमेंट अगर बनाती है, रॉ मटेरियल को जो बड़ी बड़ी कंपनीज को लगती है, तो हमारे लिए तो आसान हो गया ना। हमारे जो इम्पोर्ट लेवीज देनी पड़ती थी या जो भी ज़्यादा खर्चा आता था चीज़ों को इम्पोर्ट करने में, वो हमें हमारे देश से ही मिल जाती है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया। तो ये सारे क्या होता है ना, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की हम हमारे देश में सारी चीज़ें बना सकते हैं, इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स डिफेंस प्रोडक्शन, तो डिफेंस के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे एमएसएमई के जरिए बनाते हैं। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, काफ़ी सारी जो एमएसएमई है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। कॉम्पिटेटिवनेस इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स, अब अगर एमएसएमई बढ़ेगी, उनको बढ़ावा मिलेगा तो ऑटोमेटिक उनकी कंपटीशन बढ़ेगी हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो ये सारे एक बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये सारे हेल्प किए हैं हमें, हम बोल सकते हैं शॉर्ट में कि ये मदद है हमारी एमएसएमई की हमारी इकोनॉमी के लिए। फिर आगे बोल रखा है इन्होंने कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमईज इन जीडीपी, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में देखेंगे कि जीडीपी में क्या है ना, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जितनी भी हमारी एमएसएमईज कितना है, 64 मिलियन फर्म्स है। तो इनके अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना है, द इंडस्ट्री जनरेट्स ओवर 45% ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन, तो जितनी भी चीज़ें हमारे देश में हमारी कंपनीज बनाती है, उनमें से 45% हमारी एमएसएमईज बना के हमें देती है। जो भी एक्सपोर्ट्स हम कराते हैं उसमें से 40% एक्सपोर्ट हमारा एमएसएमई से आता है। जो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है हमारा एमएसएमई का, वो 28% है। और साथ ही साथ जो नौकरियां कितनी पैदा करके देता है ये, 1011 मिलियन पीपल को, इतनी नौकरियां ये पैदा करके देता है। ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं, वही बता रहा है कि इंजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इनोवेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। फिर ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपका एग्रीकल्चर करके देता है, फिर आपका एमएसएमई करा के देता है। इसने आज तक कितने लोगों को नौकरियां दी है, तो 120 मिलियन पीपल, इतने लोगों को यहाँ पे नौकरियां दी है। आगे का टॉपिक है हमारे कुछ इनिशिएटिव्स है जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए थे कि ताकि एमएसएमई को यहाँ पे बढ़ावा मिले। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया हमने काफ़ी बार देखा होगा कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया होगा तो उस पर लिखा होता है कि मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, है ना। तो ये इसी स्कीम के तहत यहाँ पे ये बनाया गया था। तो द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन सितंबर 2014 एज अ पार्ट ऑफ लार्जर सेट ऑफ नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था कि जो नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव इन्होंने बनाया था, 2 सितंबर 2014 में गवर्नमेंट ये प्रोग्राम लेके आई थी, मेक इन इंडिया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ना मेक इन इंडिया का, टर्निंग इंडिया इनटू ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। हमारी सरकार चाहती थी कि हमारा भारत जो है वो पूरे विश्व में एक ग्लोबल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हब बने। मैन्युफैक्चरिंग हब और ग्लोबल डिजाइन मतलब कि जो कि प्रोडक्शन में बहुत आगे है और जहाँ से ज़्यादातर चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन 4 पिलर्स है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इतना। तो कौन कौन से 4 पिलर्स है जिसके ऊपर हमारा मेक इन इंडिया खड़ा है। तो न्यू प्रोसेसेस, सबसे पहले आपका न्यू प्रोसेसेस, नई नई प्रोसेसेस हमें लेके आनी है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर लाने हैं। न्यू सेक्टर्स, नए नए सेक्टर हमें ढूंढ के उनकी डेवलपमेंट करानी है। और न्यू माइंडसेट, और नए माइंडसेट के साथ हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। मेक इन इंडिया एक बार फिर पढ़ लेते हैं 4 पिलर्स, द न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट।
द मेक इन इंडिया एक्शन प्लान एम्स टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या था, क्यों इसको लाया गया था, कि इसका एक टारगेट था कि हमारी जीडीपी जो है 2020-22 तक हमें कितनी करनी थी, 25% यहाँ पे बढ़ानी थी। तो चलिए एक बार आगे का टॉपिक देते हैं हमारे। तो सेकेंड स्कीम यहाँ पे लाई गई है जिसका नाम है आपका इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, है ना नाम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन मतलब आपको कोई इमरजेंसी आ गई आप और आपको लोन दे दिया। तो ड्यूरिंग कोविड ऐसी सिचुएशन हमारी कब थी, तो कोविड में थी। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ₹3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री क्रेडिट स्कीम। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कोविड में बहुत ही जो सिचुएशन हमारी खराब थी, हमको पता है कि बिजनेसेस बंद हो चुके थे, कोई घर से बाहर नहीं था। तब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये एमएसएमईज बंद ना हो इसलिए इनको आसानी से यहाँ पे लोन दे दिया। कितना फंड यहाँ पे एलोकेट किया था, तो 3 लाख करोड़ का। और कोलेटरल फ्री था। कोलेटरल फ्री मतलब आपको कोई सिक्योरिटी बैंक को नहीं देनी है। अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हो पैसे, तो बैंक सिक्योरिटी मांगता है, कभी गोल्ड मांग लेगा, कभी घर के कागजात मांग लेंगे, कभी जमीन के कागजात मांग लेंगे, और इसके अगेंस्ट आपको लोन देगा। लेकिन ये जो एमएसएमई की स्कीम यहाँ पे लाई गई थी उसमें आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी गई थी। तो उससे कितने एमएसएमईज को बेनिफिट मिला, तो 45 लाख एमएसएमईज को यहाँ पे फायदा हुआ। इट एम्स टू प्रोवाइड मच नीडेड रिलीफ टू द एमएसएमई सेक्टर बाय इंसेंटिवाइजिंग मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स to provide extra credit at reasonable interest rates, allowing MSMEs to fulfill operational liabilities and restart their businesses। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी हमारे मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट थे, जैसे कि बैंक थे, फाइनेंस कंपनी थी, जो एमएसएमईज को लोन बांटती थी, उनको यहाँ पे इंसेंटिव मिल गया, उनको यहाँ पे पैसे मिल गए। तो उन्होंने आगे उनको एमएसएमईज को पैसे दे दिए, लोन दे दिया, और वो भी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि उनकी ऑपरेशनल लाइबिलिटीज यहाँ पे पूरी हो सके। ऑपरेशनल लाइबिलिटीज मतलब हमारा डेली खर्चा है ना। एमएसएमईज का डेली खर्चा क्या हो सकता है ना, उन्हें उन्हें रॉ मटेरियल परचेज करना है, अपनी लेबर्स को सैलरी देनी है, इस तरीके से जो खर्चे, ये छोटे छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो ऑपरेशनल खर्चे होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सीजीटीएमएससी। इसके तहत एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें ना हम बैंक में, तो सीजीटीएमएससी मैंने काफी बार देखा है कि जो गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है ना उसकी एफडी बना के रखता है ना बैंक, ताकि अगर कस्टमर रिपे नहीं कर पाए तो उसी एफडी में से लोन रिपे हो जाए। तो इंडिविजुअल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कैन अप्लाई फॉर कोलैटरल फ्री लोन्स अप टू 1 करोड़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज एंड सीडबी। तो इस स्कीम के तहत आपको कोलैटरल फ्री लोन मिल जाएगा 1 करोड़ तक का। Acknowledging that the availability of bank credit without the hassles of collateral and third-party guarantee would be substantial source of support to first-generation entrepreneurs in realizing their dream of having established their own micro and small enterprise. The Ministry of MSME launched the Credit Guarantee Scheme to strengthen the credit delivery to the MSME sector। अब बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि अगर आप बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी के अगर लोन देते हो एमएसएमईज को, तो एक अच्छा खासा सोर्स होता है हमारे एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए, जो हमारे पहली बार फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने नया नया बिजनेस यहाँ पे खड़ा किया है, जिनको कोई पैसे नहीं दे रहा है, उनको अगर आप बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलैटरल के पैसे दोगे, तो उनका ये जो सपना है ना खुद का माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज खड़ा करने का, वो यहाँ पे पूरा हो सकता है। और उसके लिए, उसी के लिए हमारे गवर्नमेंट ने ये क्रेडिट गारंटी स्कीम लाया था, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन एमएसएमईज को आसानी से लोन मिलेगा और ये इनको बढ़ावा, डेवलप होने में यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। फिर चौथे नंबर पे हमारी स्कीम आती है इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ISEC। तो इसके तहत ये क्या है ना, ये एक्चुअली खादी प्रोग्राम, ये विलेज लेवल पे जो खादी के प्रोग्राम, खादी के कपड़े बनाते हैं ना, तो उनके प्रोग्राम को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ये इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लाया गया था। So it facilitates the borrowing from banks and bridges the gap between the availability of funds from budgetary sources and the real financial requirements। अब इसको क्यों लाया गया था ना, इसको लाने का मतलब ये था कि गवर्नमेंट ने आपको कितना फंड दिया है और एक्चुअल में आपका खर्चा कितना है। गवर्नमेंट ने आपको 100 रुपए दिए, लेकिन आपका खर्चा एक्चुअली 120 रुपए था। तो ये जो 20 रुपए का गैप यहाँ पे पड़ता है ना, यहाँ ये 20 रुपए के लिए बैंक आपको लोन देगा, है ना। ये जो गैप यहाँ पे है उसको फिल करने के लिए बैंक से आपको लोन मिलेगा। फिर पांचवें नंबर पे आता है आपका स्टार्टअप इंडिया। ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस, मैं 2-3 बार आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर ना आपको कम से कम 3 से 4 मार्क्स देगा, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 3 से 4 मार्क्स। फिर स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया 2016 में आया था और इसकी टैगलाइन थी स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया।
The startup movement will expand to agriculture, manufacturing, healthcare, and education. And from current tier 1 cities, it will spread to tier 2 and tier 3 cities, इंक्लूडिंग सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। सिंपल सा मतलब है कि स्टार्टअप इंडिया मतलब इंडिया में जितने भी सेक्टर्स है, जितनी भी सिटीज आती है जो एमएसएमईज जहाँ पे ज़्यादा है, ऐसे सारे सिटीज को, ऐसे सारे अर्बन रूरल एरियाज को, ऐसे सारे सेक्टर्स को हमें एक साथ लाना है डेवलप कराने के लिए। मतलब ये ऑल इंडिया लेवल पे था, है ना, ऑल इंडिया, इंडिया में जितने भी सेक्टर्स आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उन सबको यहाँ पे इन्वॉल्व करा के लेना था। इट दिस स्कीम एम्स टू सपोर्ट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, एक सेकेंड, individuals or businesses that have recently formed their own startups by offering better finance, including tax breaks and ensuring that the process of establishing a startup in India is smooth and quick। तो ये स्कीम बेसिकली उनके लिए था जिन्होंने नया नया स्टार्टअप शुरू किया था, उनको यहाँ पे टैक्स में कंसेशन मिला या टैक्स में घटाव मिली, उनके लिए टैक्स कम कर दिया। और ये यहाँ पे ये इंश्योर कर दिया कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या जो भी एमएसएमई को खड़ा करने की जो प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, उसे यहाँ पे स्मूथ किया जाए, जल्दी से किया जाए और आसानी से किया जाए और जल्दी किया जाए। फिर बोल रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव एम्ड एट कैटलाइजिंग स्टार्टअप कल्चर एंड क्रिएटिंग अ रोबस्ट एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर इनोवेशन। वही सेम है कि एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे बढ़ावा देना है, एमएसएमई को बढ़ावा देना है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है। अब स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ये स्कीम ना, स्टार्टअप इंडिया ना फ्रेंड्स उनके लिए था, दो उनके लिए था एमएसएमई की जो नई नई शुरू हुई थी, उसमें मेल फीमेल सभी लोग आते थे। अब स्टैंड अप इंडिया स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए था, उन लोगों के लिए था जो एससी एसटी कैटेगरी के थे और जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत थी। यहाँ पे देखिए, to those who are either females or belong to SC/ST category and require financial assistance to start their greenfield business ventures। तो SC/ST कैटेगरी के लोग या वुमन जो चाहती थी कि अपना नया नया ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड मतलब नया नया, पहली बार, अपना पहली बार कोई बिजनेस शुरू करना चाहती थी लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो इस स्कीम के तहत इनको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन यहाँ पे मिल जाएगा कम इंटरेस्ट रेट पे। फिर 7वें नंबर पे आता है हमारा पीएलआई। पीएलआई होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो जैसे आपको प्रोडक्शन होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा। कीपिंग इन माइंड इंडियाज एम्बिशन ऑफ बिकमिंग एन आत्मनिर्भर एंड एलोकेशन ऑफ 1.97 लाख करोड़ हैज बीन ईयरमार्क्ड इन यूनियन बजट 21-22 for PLI programs for 13 important sectors over 5-year period बिगिनिंग 2021-22। तो कह रहे हैं कि हमारे भारत का जो एक सपना था कि आत्मनिर्भर बनना है, हमें हमें ऐसी वो सारी चीजें हमारे देश में प्रोड्यूस करानी है जो हमें हमारे इकोनॉमी के लिए जरूरी है। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट में 2021-22 की जो यूनियन बजट थी उसमें 1.97 लाख करोड़ का इतना फंड गवर्नमेंट ने दिया था पीएलआई के लिए, है ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के लिए, ताकि एमएसएमई को यहाँ पे क्या हो, ये मिले, इंसेंटिव मिले और वो आगे बढ़े। अब इंसेंटिव यहाँ पे यह पैसे के फॉर्म में नहीं था। दी पीएलआई आगे देखेंगे हम, पीएलआई इज अ ट्रेडिशनल एंड वाइडली एम्प्लॉयड गवर्नमेंट मेथड। तो पीएलआई क्या है ना, ये पुराना मेथड है सरकार का फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर जॉब क्रिएशन, सोशल वेलफेयर एंड टैक्सेशन। तो पीएलआई के तहत क्या करती है गवर्नमेंट, हमेशा पीएलआई देती है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, ताकि क्या हो कि उनकी प्रोडक्शन बढ़े, उनकी चीज़ों के जो उत्पाद है वो बढ़े और उससे हमारी नौकरियां पैदा हो, सोशल वेलफेयर है ना, नौकरियां मिलेगी तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो लोग अमीर होंगे, अमीर होंगे तो लोग टैक्स पे करेंगे जिससे गवर्नमेंट को ही फायदा होगा। पीएलआईज आर सिंपली फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर एंटरप्राइजेस टू इंक्रीज द आउटपुट। अब बोल रहे हैं कि पीएलआई मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि आपका आउटपुट जो रिजल्ट जो है वो बढ़े। दे माइट टेक अ फॉर्म ऑफ टैक्स ब्रेक्स, रिड्यूस्ड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लीवीज और रिड्यूस्ड लैंड एक्विजिशन रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे दो कुछ अलग अलग फॉर्म्स भी हो सकते हैं पीएलआई के। जनरली पीएलआई क्या होता है, पीएलआई के इन्होंने वर्ड टू वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिया है, लेकिन आप एमएसएमई को जब पीएलआई देते हो ना तो पीएलआई आप इन फॉर्म में देते हो। ये टैक्स ब्रेक, टैक्स में उनको कम टैक्स उनके लिए रखते हो, रिड्यूस्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लीवीज। आपको पता है कि जब आप चीजें बेचते दूसरे देश में भेजते हो या दूसरे देशों से इंपोर्ट कराते हो तब आप पे जो वहाँ पे पोर्ट होता है ना, वहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लीवीज देनी पड़ती है, ये एक तरीके का टैक्स है ये। इससे भी एमएसएमई को बचाया गया है। और जो लैंड एक्विजिशन रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी भी क्राइटेरिया यहाँ पे एमएसएमई के लिए हटाया गया है, ताकि उनको यहाँ पे एक तरीके का इंसेंटिव मिले, बढ़ावा मिले।
The PLI scheme is a government of India's initiative that encourages not only international enterprises to locate workers in the country and so produce employment, but also domestic and local industry to create the माइक्रो जॉब्स। अगर इतने बेनिफिट्स हमारे इंडिया में दिए जा रहे हैं एमएसएमईस को, तो काफी इंटरनेशनल जो दूसरे देश है वो भी सोचेंगे कि हम इंडिया में जाके अपनी छोटी छोटी कंपनीज लगाए, ताकि उनको भी ग्रोथ, उनको भी पैसे मिले और हमारे यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। उसके साथ-साथ हमारी डोमेस्टिक और लोकल इंडस्ट्री जो है ना, जो हमारी भारत में एमएसएमईज़ है, वो भी यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करने का काम करके देती है। अब पीएलआई के तहत ये 13 सेक्टर से फ्रेंड्स, ये 2021-22 का डेटा है। तो एक बार आप ना वीडियो पॉज़ करके इसे देख लीजिए, अगर आपको देखना है तो। ये 13 सेक्टर से टोटल, इसे मैं नहीं करूँगी क्योंकि एग्ज़ाम के लिए पता नहीं इम्पोर्टेंट लगता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में है, सिलेबस में है तो इसलिए आपको लगता है तो आप एक बार वीडियो पॉज़ करके ये देख लीजिए। फिर पीएलआई स्कीम के तहत क्या होता है ना कि जितने भी क्वालिफाइंग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको इंसेंटिव मिलता है रेंजिंग फ्रॉम 4% टू 6% ऑन एडिशनल सेल्स अबव द बेस ईयर ऑफ 2019-20 फॉर अ 4 टू 6 ईयर पीरियड। अब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है जो कि एलिजिबल है इस स्कीम के तहत, उनको यहाँ पे पीएलआई मिलता था 4% से, तो 4 से लेके 6% का। लेकिन किस पे? एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितने परसेंट, इतने परसेंट, लेकिन किसके परसेंट है, तो वो है एडिशनल सेल्स की। मान लीजिए, और बेस ईयर था 19-20। मान लीजिए आपका 19-20 में आपको 100 चीजें आपने बेची थी और 2021-22 में आपने 150 चीजें यहाँ पे बेची, तो एडिशनल कितना हुआ ना, 50। तो 50 के 4 या 6% आपको यहाँ पे पीएलआई के तहत सब्सिडी नहीं, पीएलआई मिल जाएगा। फिर इट इज कंपेरेबल टू अ सब्सिडी प्रोवाइडेड थ्रू डायरेक्ट पेमेंट्स एज बजटेड फॉर लोकली मेड आइटम्स बाय द सिलेक्टेड बेनिफिशियरीज। अब इस पीएलआई को आप सब्सिडी के साथ कंपेयर कर सकते हो। सब्सिडी डायरेक्ट पैसे के फॉर्म में होती है, पीएलआई आपको टैक्स कंसेशन या और कोई चीज के फॉर्म में होगा। The program introduced in the Union Budget 2021 with a rupees 1.97 lakh crore budget includes 13 champion सेक्टर्स। तो बोल रहे हैं कि जो अभी ऊपर देखा ना हमने कि ये 2021-22 के बजट में जो ये स्कीम लाया गया था पीएलआई, उसके लिए यहाँ पे 1.97 लाख का करोड़ का फंड यहाँ पे दिया गया था, जिसमें टोटल 13 सेक्टर्स थे। तो सेक्टर्स भी लिखे उन्होंने कुछ, कि टेक्सटाइल था, स्टील, जैसे कि स्टील था, टेक्सटाइल था, टेलीकॉम था, ऑटोमोबाइल्स था, अब बहुत सारे थे। और फिर आगे बोल रहे हैं यहाँ पे थी the PLI scheme in these 13 important specialized sectors would make Indian firms globally competitive, encourage investment in core competencies and cutting-edge technologies, assure efficiencies, produce economies of scale, boost exports, and integrate India into the global supply chain. अब ये पीएलआई स्कीम की वजह से क्या हुआ, जो 13 सेक्टर्स थे हमारे, उनको यहाँ पे बढ़ावा मिला, उनको यहाँ पे इंसेंटिव मिला। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि हमारी जो इंडिया में जो कंपनीज है छोटी छोटी, वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो गई। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिट कर सकते हैं। एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन कोर कॉम्पिटेंसीज, तो जो कोर कॉम्पिटेंसीज थी उनमें भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, अश्योर इफिशियंसी बढ़ी हमारी, प्रोड्यूस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड इंटीग्रेट इंडिया इनटू ग्लोबल। और ग्लोबल सप्लाई चेन में हमने क्या किया, अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया, मतलब हमारा एक्सपोर्ट में यहाँ पे जो हिस्सा था वो बढ़ गया। फर्दर मोर इट वुड प्रमोट दी डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी को यहाँ पे बढ़ावा मिला है ना। आईटी इकोसिस्टम के लिए भी आपको, आपके पास बहुत सारी स्कीमें हमारे पास, उसकी वजह से डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिला, एक्सपोर्ट बढ़ गया, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया। और फार्मर्स का वही सेम मतलब है कि फार्मर्स का मतलब, फार्मर्स का इनकम भी बढ़ेगा ना, अगर रॉ मटेरियल आप फार्मर से खरीद रहे हैं कोई एमएसएमई, तो यहाँ पे उनके लिए भी बढ़ावा मिल जाएगा। तो चलिए एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 में यही से पढ़ लेते हैं। हमने एमएसएमईज की यहाँ पे डेफिनेशन देखी थी। अगर माइक्रो कैटेगरी में आपको आना है तो आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से कम होनी चाहिए और टर्नओवर 10 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर स्मॉल कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से कम होनी चाहिए और टर्नओवर भी 100 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर मीडियम में आना चाहते हो तो एक इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से कम होनी चाहिए और टर्नओवर भी आपका 500 करोड़ से कम होना चाहिए। फिर यहाँ पे बोल रखा है कि एमएसएमईज के लिए उन्होंने नई नई स्कीम्स है, तो जैसे कि स्फूर्ति लाई थी, पीएमईजीपी लाए थे। फिर हमारे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एमएसएमईज का क्या रोल है, तो पता है हमें कि पूरे विश्व में 50% नौकरियां जो है वो एमएसएमई पैदा करके देता है, और 90% नौकरियां जो 90% बिजनेस जो है वो एमएसएमई है। तो इसीलिए इस सेक्टर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंजन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ।
तो हमारी इंडिया में अब एमएसएमईज का क्या प्रेजेंट रोल है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अगर हम बात करें तो टोटल 11.10% करोड़, सॉरी 11.10 करोड़ जॉब जो है वो एमएसएमई सेक्टर हमें पैदा करके देता है। और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना इसका इतना बड़ा रोल है कि हमारे गवर्नमेंट ने ये टारगेट दिया है कि 2027 आते आते हमारे एक्सपोर्ट जो है हमें $1 ट्रिलियन तक लेके जाने हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम भी लाई थी जिसका नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई फॉर एक्सपोर्टर्स। तो एमएसएमई सेक्टर ने हमारे इंडिया को कैसे कैसे हेल्प किया, इसके लिए ये 11 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। फिर जीडीपी में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो जीडीपी में इसका 28% कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी चीज़ें बनती है उसमें 45% इसका हिस्सा है, जितने भी एक्सपोर्ट है उसमें 40% है। और सबसे पहले एग्रीकल्चर आता है, उसके बाद आता है आपका एमएसएमई सेक्टर जॉब पैदा करने के लिए। फिर हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स देखे, जैसे कि हमने आत्मनिर्भर भारत पैकेज देखा, मेक इन इंडिया देखा। तो मेक इन इंडिया के तहत आपको यहाँ पे 4 पिलर्स थे: न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट। फिर हमने देखा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम क्या होती है, ये कोरोना में आई थी। तो यहाँ पे टोटल फंड आपको कितना अलोकेट किया गया था, तो 3 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री यहाँ पे मिला था, जिसको चलते 45 लाख एमएसएमई को यहाँ पे फायदा हुआ था। फिर हमने सीजीटी एमएसएमई के बारे में देखा कि जहाँ पे आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा 1 करोड़ तक का। फिर एमएसएमईज आती है, ये थ्री नहीं। फिर इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हमने देखा कि ये खादी प्रोग्राम्स के लिए जनरली यहाँ पे विलेज लेवल पे था। फिर स्टार्टअप इंडिया देखा हमने, स्टार्टअप इंडिया 2016 में आया था, जिसकी टैगलाइन थी स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया। यहाँ स्टार्टअप इंडिया इंडिया का मतलब यहाँ पे सभी सेक्टर्स को, सभी सिटीज को यहाँ पे एक साथ लिया गया था। फिर हमने देखा कि स्टैंडअप इंडिया के तहत क्या होता है कि जो भी वुमन होती, फीमेल होती है, एससी एसटी कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको यहाँ पे 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। फिर पीएलआई देखा हमने, पीएलआई के जरिए आपको कैसे टैक्स में इंसेशन कंसेशन मिलता है, इम्पोर्ट लेवी से आपको कंसेशन मिलता है। तो यहाँ पे टोटल 13 सेक्टर से 2021-22 के बजट में यहाँ पे कितना पैसा उन्होंने अलोकेट किया था, 1.97 लाख करोड़ इन 13 सेक्टर्स को पीएलआई देने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पार्ट 4 खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।